बच्चों इसके पहले वाले 4 भागों तक हमारा अध्याय संख्या 5 पूर्ण हो चुका था। वहीं उस अध्याय में हमने देखा कि मध्यकालीन इतिहास जो 12वीं 11वीं शताब्दी है, 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी तक किस प्रकार से मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो स्थापत्य कला है उसका अत्यधिक विकास किया जाता है और नई नई अभियांत्रिकी के द्वारा और कौशल के द्वारा अच्छी अच्छी और सुंदर इमारतें यहाँ पर बनाई जाती है। इसमें हमने देखा जहांगीर के जो शासनकाल है उसमें मकबरों के निर्माण में, इमारतों के निर्माण में 4 भाग पद्धति को अपनाया जाता है। वहीं शाहजहां के शासनकाल में भी 4 भाग पद्धति के साथ साथ में पित्रादुरा पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। वहीं बच्चों इस भाग में हम बात करेंगे जो इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में। देखें, पहला प्रश्न है बच्चों, कल्पना शक्ति के विस्तार के लिए आप एक शिल्पकार हैं और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े हैं। अपने को कुतुब मीनार के पहले छज्जे पर नीचे एक अभिलेख लगाना है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा और किस प्रकार से यह अभिलेख लगाएंगे। तो देखें, दीवार पर एक ढांचा स्थित कर सकते हैं इसके लिए, और इसके चारों किनारों पर अभिलेख लिखने के लिए एक पट्टी का उपयोग करेंगे। बालकनी के नीचे दीवार पर अभिलेख को स्थित करके ऐसे सतह पर अभिलेख लिखने के लिए जो योग्य कारीगर है उनकी आवश्यकता पड़ेगी और उनके द्वारा अभिलेख लिखवाया जा सकता है। अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का सिद्धांत और चापाकार सिद्धांत किस तरह से भिन्न है। देखें, भवनों में छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक जो अनुप्रस्थ सहतीर होती थी वो रखकर बनाए जाते थे। तो ये जो बनाने की कला है ये क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कला या टोडा निर्माण की शैली कहलाती है। वहीं बच्चों बात करें कि वास्तुकला की जिस शैली में दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना है उसका भार यदि मेहराबों के ऊपर होता है तो यह शैली चापाकार शैली कहलाती है। और इसमें मेहराब के मध्य में जो डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला के ऊपर डाल देते हैं। तो ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली और जो चापाकार सिद्धांत है दोनों क्या है? भिन्न भिन्न सिद्धांत और शैलियां है। प्रश्न संख्या 2, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो बच्चों जो मंदिर का सबसे ऊपरी जो चोटीनुमा भाग होता है और गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है वो क्या कहलाता है? मंदिर का शिखर कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, पित्रादुरा क्या है? तो पित्रादुरा एक विशेष पद्धति है जिसे हमने मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत देखा है। इसमें उत्कीर्णित संगमरमर या फिर जो बलुआ पत्थर है उस पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और जो अलंकृत नमूने हैं इनको ही पित्रादुरा के नाम से जाना जाता है। बात करें शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ों काम की एक श्रृंखला है जिसमें जो पौराणिक यूनानी देवता है आर्फियस उसको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है शाहजहां के सिंहासन के पीछे वाले भाग पर। प्रश्न संख्या 4, एक मुगल चारबाग की क्या क्या खास विशेषताएं होती थी? अर्थात जो चारबाग पद्धति है मुगलों की उसकी क्या क्या विशेषताएं होती थी वो हमें बतानी है। यह बाग 4 समान हिस्सों में विभाजित होते थे। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। ये बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित होते हैं और बाग के जो सभी भाग हैं वो समान रूप से आयताकार अहाते के अंतर्गत स्थित होते हैं। तो ये जो विभिन्न विशेषताएं हैं ये किसकी है? जो 4 भाग पद्धति है उसकी विशेषताएं है। प्रश्न संख्या 5, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? अर्थात जो मंदिर है उससे किस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां का शासक या राजा कितना शक्तिशाली है या फिर कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। देखें, मंदिर अपने संरक्षक राजा की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। कभी कभी राजा अपना नाम देवता के नाम से काफी मिलता जुलता ही रखते थे क्योंकि वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि या फिर ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता अर्थात जो राजा है उसको देवता के समान माना गया, दूसरे देवता अर्थात ईश्वर ये इसका सम्मान करते हैं। अर्थात मंदिर में एक देवता यानी राजा के द्वारा दूसरे देवता यानी जो ईश्वर है उनका आपस में क्या किया जाता? सम्मान किया जाता। और इस तरीके से देखते हैं कि ये जो राजा है वो मंदिरों के निर्माण के द्वारा अपने को गौरवशाली और जो प्रभावशाली है वो स्थापित कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6,
दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? अर्थात जो शाहजहां का दीवाने खास वाला जो महल है उसमें यह बात लिखी गई है कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। यह धारणा किस प्रकार से बनी देखें। दीवाने खास के वास्तु की डिजाइन ईश्वर के स्वर्ग की कल्पना पर आधारित थी। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे किबला के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति शाहजहां की ओर मुंह करके बैठता था, इसीलिए इसका जो सिंहासन है इसको किबला के नाम से जाना जाता है। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा है कि राजा क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और इस आधार पर यह धारणा बनी कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है और यही है। तो इस प्रकार से देखें बच्चों कि जो ये शाहजहां है और इसके काल की जो ये क्रियाएं हैं ये स्थापित कर रही है कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर क्या है, राजा है और उसका सिंहासन है। और इन्हीं के द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है और यही है। आगे प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मुगल दरबार में इस बात का कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा। अर्थात जो मुगल साम्राज्य और दरबार है उसमें हमें किस बात से संकेत मिलता है कि सभी वर्गों के साथ में, चाहे वो निम्न हो, उच्च हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के साथ में बादशाह के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राज की न्याय और शाही दरबार के अंत्य संबंध पर बहुत ही बल दिया जाता था। अर्थात राज की न्याय की बात यहाँ पे होती है। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला है और उसमें हम देखते हैं कि जो यूनानी देवता है पौराणिक आर्फियस, उनको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो आर्फियस है उनका संगीत जो आक्रामक जानवर होते हैं उनको भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ में क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा और सभी के साथ में समान सद्भाव से रह सकेंगे। दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में प्रयुक्त किए गए प्रतीकों के संकेत मिलते हैं कि बादशाह सभी के साथ में क्या करेगा, समान रूप से न्याय करेगा। प्रश्न संख्या 8, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहां के द्वारा जो बसाया गया शहर है शाहजहानाबाद, और इसमें जो मुगलों के शहर बनाए जा रहे हैं इसमें यमुना नदी की क्या भूमिका है? तो देखें, दिल्ली में शाहजहानाबाद में शाहजहां ने नया शहर निर्मित करवाया और उसमें शाही महल यमुना नदी के तट पर स्थित था। अर्थात जो नदी तट भाग की योजना है उस पे ये निर्मित हो रहे हैं। नदी पर अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण कर दिया गया और केवल विशिष्ट कृपा पात्र जो अभिजात होते थे, जैसे शाहजहां का बड़ा बेटा है दारा शिको, उनको ही नदी तक पहुंच मिल पाती थी और अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण जो यमुना नदी है उससे दूर शहर के भीतरी भागों में करवाना होता था। प्रश्न संख्या 9, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में या इतिहास में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन किन मायनों में जो वर्तमान के निर्माण है उनसे भिन्न है? अब इसमें हमें बताना है कि बच्चों जो वर्तमान में अमीरों के द्वारा और गरीबों के द्वारा जो स्थापत्य कला या फिर जो घरों का निर्माण किया जाता है वो राजाओं के द्वारा जो इतिहास में घर और महल बनाए जाते थे उनके द्वारा किस प्रकार से भिन्न है। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण आज के धनी और जो शक्तिशाली लोग हैं उनके विशाल घरों के निर्माण से वास्तुकला की दृष्टि से क्या थे, भिन्न थे। अर्थात जो वास्तुकला है इस दृष्टि से ये क्या है, भिन्न है। राजाओं और दरबारियों के घर बाग, खंभों, छतों तथा रूम की साज सज्जा में आज भी धनी लोगों से क्या होते थे, भिन्न होते थे। राजा और उनके जो दरबारी हैं उनके निर्माण में क्या होता था, विशाल आंगन और जो सार्वजनिक सभागार है ये होते थे और वर्तमान में धनी लोगों के विशाल घरों में ये नहीं देखने को मिलते। दूसरी ओर बात करें कि राजा और उनके जो दरबारियों के निर्माण हैं ये प्राय नदी के किनारे पे और जो ऊंचाई पर स्थित स्थल हैं वहां पर ही निर्मित किए जाते थे
और उनमें सुरक्षा को ही विशेष रूप से क्या दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। अर्थात नदी के तट पर बनेगा और ऊंचाई वाले स्थल पर, और सुरक्षा की दृष्टि से इनको क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। जबकि जो आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल भवन है, शहरों के मध्य में बने हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखें बच्चों, ये चित्र दिया गया है और इस पर नजर डालें कि ये इमारत आज कैसे तेजी से बनाई जा सकती है। तो ये इमारत बच्चों उस समय बनने में इसको कई वर्ष लग गए थे, लेकिन आज बात करें कि आधुनिक जो मशीनें और जो सामान है उनकी सहायता से इसे तेजी से बनवाया जा सकता है। इंजीनियर और आर्किटेक्चर हैं और अपने हुनर और तकनीकों के द्वारा इसे शीघ्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए क्रेनों का प्रयोग भी आज संभव है। तो बच्चों इसी के साथ ये भाग और ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 6 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।